Hello students, Namaste. How are you students? Students, you are most welcome to 11th class chemistry English medium for NCERT CBSE. Students, आपको 11th क्लास की केमिस्ट्री इंग्लिश मीडियम में आज मैं यहाँ पर स्टडी कराने जा रहा हूँ सॉल्यूशन। स्टूडेंट्स, सॉल्यूशन जो वर्ड है आपको केमिस्ट्री में बहुत बार सुनने को मिलता है। और स्टूडेंट्स, ये हम जो वीडियोस आपके लिए बना रहे हैं ये बेसिक केमिस्ट्री की वीडियोस हैं। आप बेसिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, कोई चैप्टर नहीं आपको स्टार्ट किया है हमने, आपको हम बेसिक केमिस्ट्री क्लियर कर रहे हैं जिससे आपको केमिस्ट्री पढ़ते समय इन फ्यूचर चाहे 11th क्लास हो चाहे 12th क्लास हो कोई भी प्रॉब्लम आपको नहीं आएगी। तो बेसिक केमिस्ट्री के वीडियोस को आप बहुत ज़रूरी हैं, आप इन सभी वीडियोस को ढंग से देखें और क्लियर करने की कोशिश करें। और स्टूडेंट्स, अगर आपको वीडियो अच्छे लगते हैं तो आप इनको लाइक और कमेंट्स ज़रूर किया करो। कमेंट्स किया करो। आपको कुछ क्वेश्चंस में वीडियो के लास्ट में देता हूँ, उनके सॉल्यूशन करो। सॉल्व करने के बाद उनको कमेंट्स में मुझे डालो, मैं आपके कमेंट्स को चेक करता हूँ, ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स, यहाँ पर जो मैं टॉपिक आज आपको बताने जा रहा हूँ सॉल्यूशन, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 12th क्लास में भी इसका एक चैप्टर है, 11th क्लास में भी आपके काम आता है और बहुत बार आपने सुना होगा सॉल्यूशन सॉल्यूशन सॉल्यूशन। तो देखो ये सॉल्यूशन होता क्या है, ठीक है ना। तो स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स हम सॉल्यूशन क्या होता है। देखो सॉल्यूशन को हम किस तरह से डिफाइन कर सकते हैं। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ स्टूडेंट्स आपको। एक कंटेनर लिया, इस कंटेनर के अंदर हमने वाटर ले लिया, ठीक है ना। क्या फिल कर दिया यहाँ पर मैंने? वाटर। इस कंटेनर में स्टूडेंट्स मैंने थोड़ा सा साल्ट यहाँ पर इसके साथ ऐड कर दिया और साल्ट को ऐड करने के बाद इसको मैंने एक ग्लास स्ट्रिप से मूव कराया, यानी कि साल्ट को मैंने इसके अंदर सॉल्यूबल कर दिया। समझ आ रही है बात? और जब साल्ट को इसके अंदर मैंने सॉल्यूबल कर दिया तो यहाँ पर मुझे जो ये सब्सटेंस ऑब्टेन हुआ है इसको मैं बोल सकता हूँ सॉल्यूशन। बहुत ही सिंपल सी बात बता रहा हूँ आपको। फर्स्ट ऑफ ऑल आप वाटर लीजिए, वाटर लेकर उसमें आप 1 टीस्पून, अगर आपने 100 ml वाटर लिया है तो इसके अंदर 1 टीस्पून आप साल्ट डालिए और साल्ट को इसके साथ ऐड करके उसे मूव कराइए, ठीक है ना। उस टीस्पून से ही मूव कराइए तो आप देखोगे कि जो साल्ट होता है वो डिजॉल्व हो जाता है पूरे वाटर के अंदर, ठीक है ना। वाटर के अंदर डिजॉल्व हो जाता है तो आपको यहाँ पर जो ये सब्सटेंस ऑब्टेन हुआ है यही क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। अब ये जो सॉल्यूशन होता है स्टूडेंट्स, ये एक मिक्सचर है। क्या है? एक मिक्सचर है। बट ये कैसा मिक्सचर है? ये है स्टूडेंट्स एक होमोजेनस मिक्सचर। कैसा मिक्सचर है? होमोजेनस मिक्सचर। अब देखो होमोजेनस मिक्सचर किसको बोलते हैं? जब आप दो सब्सटेंस को, व्हेन यू ऐड 2 सब्सटेंस विद ईच अदर, देन बोथ सब्सटेंस आर ऐड एट दैट वे दैट वी कैन नॉट सी एनी सब्सटेंस इन दिस न्यू फॉर्म सब्सटेंस। आप जब दो पदार्थों को, दो सब्सटेंस को ऐड कर रहे हो और ऐड करने के बाद उसको एक मिक्सचर बना रहे हो, तो यहाँ पर जो आपने सब्सटेंस दोनों को ऐड किया है, ऐड करने के बाद उनको मूव करा दिया है, तो अब जब ये सॉल्यूशन फॉर्म हो गया है स्टूडेंट्स, तो आप इसके अंदर साल्ट को विजिबल कर सकते हो। क्या आपको साल्ट विजिबल होगा? क्या नहीं होगा ना। और स्टूडेंट्स, ये जो साल्ट है ये इसके अंदर कंप्लीटली सॉल्युबल होना चाहिए, कंप्लीटली सॉल्युबल।
एट एवरी प्लेस। एवरी प्लेस का मतलब हर जगह, सभी तरफ ये जो साल्ट है ये पूरी तरह से इसके अंदर अगर सॉल्युबल है तो ये होमोजेनस मिक्सचर बना है। आप इस सॉल्यूशन को इस जगह से टेस्ट करके देखो, आप इसको इस जगह से टेस्ट करके देखो, आप नीचे से टेस्ट करो, यहाँ से टेस्ट करो, यहाँ से टेस्ट करो, साल्ट का टेस्ट आएगा कि नहीं आएगा? आएगा ना। चाहे आप इसको सॉल्यूशन बनाने के बाद अनडिस्टर्ब्ड कंडीशन में छोड़ दो तो भी ये साल्ट इसके अंदर सॉल्युबल ही रहेगा, और काफ़ी समय बाद भी आप, घंटे 2 घंटे बाद भी आप इसको अगर टेस्ट करते हो तो ये साल्ट का टेस्ट देगा कि नहीं देगा? देगा ना। तो स्टूडेंट्स, ये है होमोजेनस मिक्सचर। क्या है ये? होमोजेनस मिक्सचर। ठीक है ना। अब आपके दिमाग में क्वेश्चन उठता होगा कि सर सॉल्यूशन तो बहुत बनते हैं ऐसे। जैसे स्टूडेंट सोच रहा है कि सर हम तो सॉल्यूशन बनाएंगे सॉइल का वाटर के साथ। आप तो क्या सोच रहे हो कि हम तो वाटर ले लिया और इस वाटर के अंदर ऐड कर रहे हैं क्या? सॉइल पार्टिकल्स को या सैंड पार्टिकल्स को या डस्ट पार्टिकल्स को, किसी भी चीज़ को इसके अंदर ऐड कर रहे हैं और इसको खूब मूवमेंट करा दिया है। करा दिया ना, खूब मूवमेंट। खूब मूवमेंट करा दिया तो स्टूडेंट्स, आप जब तक सॉइल पार्टिकल्स को मूव करा रहे हो तब तक तो वो मूव है। अब इसको आप थोड़ी देर के लिए अनडिस्टर्ब कंडीशन में छोड़ो और इसको विजिबल करो। यहाँ पर आपको कुछ विजिबल हुआ? नहीं हुआ। यहाँ पर कुछ विजिबल होता है? होता है। सैंड पार्टिकल्स दिखते हैं कि नहीं दिखते हैं? गंदा पानी दिखता है, विजिबल होता है ना। और अब इसको आप अनडिस्टर्ब कंडीशन में छोड़ दो थोड़ी देर के लिए। थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे तो आपके जितने भी सैंड पार्टिकल हैं वो सब के सब प्रेसिपिटेटेड हो जाएंगे। कहाँ पर? बॉटम में। प्रेसिपिटेटेड होंगे कि नहीं होंगे बॉटम में। और अब इसको टेस्ट करके देखो, क्या आपको सैंड का टेस्ट आएगा? नहीं आएगा। तो ये जो यहाँ पर मिक्सचर आपको ऑब्टेन हुआ है, क्या ये सॉल्यूशन है? हैं? क्या ये सॉल्यूशन मान सकते हो इसको? नहीं। ये एक हेट्रोजेनस मिक्सचर बन गया। कैसा मिक्सचर बन गया स्टूडेंट्स? हेट्रोजेनस। ठीक है ना। तो देखो स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्यूशन को डिफाइन कर सकते हैं। सॉल्यूशन कैसे मिक्सचर है? होमोजेनस। किसके? 2 और मोर देन 2 सब्सटेंस के, 2 या 2 से अधिक पदार्थों के होमोजेनस मिक्सचर को क्या बोलोगे आप? सॉल्यूशन बोलेंगे। तो देखो इसको डिफाइन कर देता हूं मैं अब। डेफिनेशन नोट कर सकते हैं ना। तो देखो डेफिनेशन, ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ ए होमोजेनस मिक्सचर ऑफ 2 और more than 2 substances is called solution। उसको क्या बोलोगे आप? सॉल्यूशन बोलेंगे। ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर आपने जो सॉल्यूशन देखा है, इस सॉल्यूशन के अंदर आपने कितने कंपोनेंट्स को यूज किया है? तो यहाँ पर आपने वाटर को यूज़ किया और साल्ट को यूज़ किया। साल्ट की जगह मैं शुगर भी ले सकता हूँ। ठीक है ना। तो जो सॉल्यूशन होता है, इस सॉल्यूशन के मेनली 2 कंपोनेंट्स होते हैं। कितने कंपोनेंट्स होते हैं? 2 कंपोनेंट्स होते हैं। तो यहाँ पे मैं नोट कर रहा हूँ, देयर आर 2 कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के कितने कंपोनेंट है? 2। अब देखो, आपने दोबारा से बना रहा हूं मैं, यहां पर वाटर को लिया। ठीक है।
वाटर के अंदर अब मैं ऐड कर रहा हूँ क्या, शुगर। अब देखो वाटर के अंदर आप शुगर जब ऐड करोगे तो किस तरह से लोगे, अगर वाटर मैंने यहाँ पर 100 ग्राम लिया है तो शुगर को कितना लूँगा मैं, 10 ग्राम। इसी से मीठी हो जाएगा, मीठा हो जाएगा पानी, ठीक है ना। और दोनों को इसके अंदर ठीक से क्या कर देंगे, सॉल्युबल कर देंगे, इसको चला देंगे, सॉल्युबल हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर ये क्या ऑब्टेन हो गया, सॉल्यूशन ऑब्टेन हो गया। अब इसके अंदर हम कंपोनेंट चेक करते हैं स्टूडेंट्स। सॉल्यूशन के अंदर क्या चेक कर रहे हैं हम, कंपोनेंट, ठीक है ना। अब देखो दो कंपोनेंट है इसके अंदर। पहले कंपोनेंट को क्या बोलते हैं हम, सॉल्यूट, और दूसरे कंपोनेंट को क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स हम, सॉल्वेंट। तो देखो मैं लिख सकता हूं यहां पर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। अब आप सोच रहे होंगे कि सर कैसे, तो देखो ये जो सॉल्यूशन आपको ऑब्टेन हुआ है इसमें कौन तो सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है, चेक करो। तो स्टूडेंट्स जो कंपोनेंट those component which present in less amount in any solution is called solute। समझ आ रही है मेरी बात, those component which present in less amount in any solution, किसी भी सॉल्यूशन में जो कंपोनेंट लेस अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्यूट है। तो बताओ इन दोनों में से लेस अमाउंट में कौन सा है, शुगर। तो शुगर क्या है, सॉल्यूट, ठीक है। और दोज कंपोनेंट विच प्रेजेंट इन मोर अमाउंट इन एनी सॉल्यूशन, मोर अमाउंट में जो कंपोनेंट सॉल्यूशन के अंदर प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। तो बताओ सॉल्वेंट कौन है, वाटर। वाटर क्या है, सॉल्वेंट। समझ आ गई बात। अब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को दोनों को हमने ऐड कर दिया तो क्या मिल गया हमको, सॉल्यूशन। तो ये बात सही है कि नहीं है, ये बात ठीक है। तो देखो आपको ध्यान रखना चाहिए सॉल्यूट क्या होगा, विच प्रेजेंट इन लेस अमाउंट इन सॉल्यूशन, ठीक है। शॉर्ट में लिख रहा हूं लेकिन आपको ध्यान रह जाएगा, आपको ध्यान रखना चाहिए सॉल्यूट क्या हो गया। अब सॉल्वेंट क्या है, विच प्रेजेंट इन मच अमाउंट या मोर अमाउंट, कुछ भी लिख दो, इन सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के अंदर जो मच अमाउंट में या मोर अमाउंट में प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, सॉल्वेंट। उसको क्या बोलेंगे बच्चों, सॉल्वेंट। अब देखो यहां पर मैं आपको एक एग्जांपल और दे रहा हूं स्टूडेंट्स। ये मैंने कोई कंटेनर में वाटर को फिल कर दिया, ठीक है ना। इसके अंदर हमने ये वाटर ले लिया, ओके। माना मैंने यहां पर ये 100 ग्राम वाटर लिया, इसके अंदर मैंने ऐड किया स्टूडेंट्स 10 ग्राम शुगर और 5 ग्राम साल्ट, ठीक है। तो अब आपको मुझे बताना है कि इसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन कौन से सब्सटेंस हैं। ध्यान से चेक करो सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन कौन से हैं। तो देखो स्टूडेंट्स उसी चीज पर जाओ,
जो लेसर अमाउंट में प्रेजेंट है वो तो सॉल्यूट है, और जो मच अमाउंट में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट है। आप यहाँ पर चेक कर रहे हो कि 10 ग्राम शुगर और 5 ग्राम साल्ट, ये दोनों ऐड किए हैं हमने किसके अंदर, वाटर के अंदर, और यहाँ पर क्या बनाया हमने, सॉल्यूशन बनाया है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर शुगर और साल्ट दोनों सॉल्यूट हैं, यहाँ पर क्या, शुगर और साल्ट दोनों सॉल्यूट हैं, और वाटर यहाँ पर क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक है ना। तो सॉल्यूट स्टूडेंट्स 2 और मोर देन 2 हो सकते हैं, जैसे कि अरे नींबू की शिकंजी बनाते हो आप, नींबू की शिकंजी बनाते हो, क्या क्या ऐड करते हो उसमें, मच अमाउंट में क्या लोगे, वाटर, लेस अमाउंट में क्या डालोगे, शुगर, और कुछ साल्ट, और थोड़ा सा क्या डालोगे आप उसके अंदर, लाइम जूस डालते हैं ना। तो वहाँ पर सॉल्यूट और सॉल्वेंट को सोचो, कौन कौन सॉल्यूट हो सकते हैं, कौन सॉल्वेंट हो सकते हैं। ठीक है, तो आराम से आपको इजी वे में इसका पता लग जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब देखो आगे चेक करते हैं हम, आगे चेक करते हैं स्टूडेंट्स हम फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन। सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होती है। कोई भी सॉल्यूशन जब आप बना सकते हो, सॉल्यूशन जब हमने ऑब्टेन कर लिया तो उसकी हम फिजिकल स्टेट चेक करें। वो उसकी फिजिकल स्टेट तो आप सब समझते हो ना, कितनी हो सकती हैं फिजिकल स्टेट, वही तो होती है सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर आप इस चीज़ का विशेष ध्यान रखेंगे कि मुझे बताओ कि ये जो सॉल्यूशन आपने ऑब्टेन किया है और ये सॉल्यूशन आपने जो ऑब्टेन किया है, इसकी फिजिकल स्टेट आपको कैसी लग रही है, बताओ। इसकी फिजिकल स्टेट कैसी होगी, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस है, लिक्विड है। इसकी फिजिकल स्टेट कैसी है, लिक्विड है ना। तो स्टूडेंट्स सोचो, ये तो सॉलिड है और ये लिक्विड है, और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट भी लिक्विड है। तो सॉल्यूशन की जो फिजिकल स्टेट है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड करती है सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट पर। तो किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट वही होती है जो सॉल्वेंट की होती है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, इसको ध्यान में रखना। अगर आपको कोई भी सॉल्यूशन दिया हुआ हो और उस सॉल्यूशन के अंदर आपको पता लग जाता है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट की स्टेट ये हैं, और आपसे पूछा जाए कि इस सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या होगी, तो आपको ध्यान में रखना है किसी भी सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट वही होती है जो सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट होती है। ठीक है, तो यहां पर मैं लिख दूं ये इस लाइन को, फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स ऑन दी स्टेट ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के स्टेट पर डिपेंड करती है। ठीक है स्टूडेंट्स, ये ढंग से देखेंगे। अगर आपका सॉल्वेंट लिक्विड है तो आपकी फिजिकल स्टेट भी कैसी होगी, लिक्विड होगी। तो बताओ स्टूडेंट्स, इस सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड। इस सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट क्या है, लिक्विड। ठीक है, ठीक है ना, समझ आ रही है ना कैसे कैसे हमने फिजिकल स्टेट को डिटरमाइन किया है। ठीक है स्टूडेंट्स, देखो आगे चेक करते हैं हम। तो देखो स्टूडेंट्स, अगर हम सॉल्यूशन को चेक कर रहे हैं, सॉल्यूशन को पढ़ रहे हैं, तो हमको पता लगना चाहिए सॉल्यूशन में एक वर्ड आता है बहुत ज़्यादा, कंसेंट्रेशन। बहुत ज़्यादा सुना होगा आपने, कंसेंट्रेशन क्या होती है। ठीक है, कंसेंट्रेशन क्या होती है। तो स्टूडेंट्स, किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसेंट्रेशन होती है वो कैसे आप डिटरमाइन कर सकते हो। जैसे आप कई बार ये देखते हो कि कंसनट्रेटेड H2SO4 सॉलिड, H2SO4 एसिड, कंसनट्रेटेड NaOH बेस,
या 10 ml कंसनट्रेटेड, इस तरह से हम बहुत सारी कंसनट्रेशंस को सुनते हैं। तो हमको पता होना चाहिए कि किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसनट्रेशन होती है वो कैसे हम चेक कर सकते हैं और किस पर ये डिपेंड करती है। तो देखो, मैं बहुत ही सिंपल सी बात आपको यहाँ पर बता देता हूँ, बहुत ही सिंपल है। जनरली, बहुत ही जनरली बात बताऊँ, जनरली द concentration of any solution is depends on the amount of solute। समझ आ रही बात? किसी भी सॉल्यूशन की जो कंसंट्रेशन होती है, जनरली आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही सिंपली आपको ध्यान में रखना है कि जितना अमाउंट में आपने सॉल्यूट को उसके अंदर सॉल्यूबल किया है वही उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है। ठीक है? जैसे अगर ये 100 ml वाटर है, इसके अंदर मैं 10 ml HCl एसिड को ऐड करता हूं, तो ये जो सॉल्यूशन मेरे पास ऑब्टेन हुआ है, इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन क्या है? स्टूडेंट्स सोचो, ये इसको बोलेंगे आप 10 ml HCl सॉल्यूशन। क्या बोलेंगे आप इसको? 10 ml HCl सॉल्यूशन, क्योंकि लेसर अमाउंट में HCl क्या है? सॉल्यूट, और मच अमाउंट में वाटर सॉल्वेंट। तो सॉल्यूट की जितनी अमाउंट आप सॉल्यूशन के अंदर ऐड कर रहे हो वही उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है। ठीक है? अब आप इस कंसंट्रेशन को कैसे डिटरमाइन कर सकते हो? ठीक है, कंसंट्रेशन को हम कैसे डिटरमाइन कर सकते हैं? तो देखो, इसको मैं नोट कर सकता हूं कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करने का। ठीक है ना? इट इज determined as concentration is amount of solute। concentration is amount of solute relative to solvent or solution। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के रिलेटिव जो सॉल्यूट की अमाउंट है वही उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन होती है। समझ आ गई बात? ठीक है ना? अब देखो, यहाँ पर स्टूडेंट्स मैं आपको एक और एग्जांपल आपको यहाँ पर लेता हूँ। ठीक है ना? देखो, ये 100 ml की जगह मैं इसको ग्राम कर रहा हूँ। 100 ग्राम वाटर में मैं 50 ग्राम शुगर को ऐड कर रहा हूँ। आपको पता है ये सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन है? शुगर तो क्या है? सॉल्यूट, और ये क्या है? सॉल्वेंट। ठीक है? तो अब मुझे डिटरमाइन करनी है इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन। इस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को मैं कैसे डिटरमाइन करूं? कंसंट्रेशन इज अमाउंट ऑफ सॉल्यूट
रिलेटिव टू सॉल्वेंट और सॉल्यूशन। सॉल्वेंट और सॉल्यूशन के सापेक्ष जो सॉल्यूट की अमाउंट है वही उसकी कंसंट्रेशन है। तो देखो कैसे निकालूं मैं इसकी कंसंट्रेशन को। रिलेटिव टू सॉल्वेंट कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर रहा हूं मैं, या तो सॉल्वेंट या सॉल्यूशन दोनों के रिलेटिव हो सकती है सॉल्यूट की अमाउंट। तो पहले मैं सॉल्वेंट की अपेक्षा यानी कि सॉल्वेंट के सापेक्ष सॉल्यूट की कंसंट्रेशन डिटरमाइन कर रहा हूं। देखो कैसे निकालेंगे कंसंट्रेशन को। तो स्टूडेंट्स क्या सोच रहे हैं, कैसे निकालेंगे कंसंट्रेशन को? हम निकालेंगे स्टूडेंट्स इस कंसंट्रेशन को कि यहां पर चेक करो कंसंट्रेशन कैसी है, चेक करो। तो देखो 50 ग्राम शुगर में डिवाइड कर दें 100 ग्राम सॉल्वेंट वाटर का, यानी कि सॉल्यूट की अमाउंट में सॉल्वेंट का डिवाइड कर दें तो हमको यहाँ पर पता चलेगा कि कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन यानी कि अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज हाफ ऑफ सॉल्वेंट। भाई यहाँ पर जो सॉल्यूट की अमाउंट है वो कितनी है? हाफ ऑफ द सॉल्वेंट है कि ना, है हाफ ऑफ द सॉल्वेंट है ना। तो यहां पर ये सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हो गई किसके रिलेशन में? सॉल्वेंट के रिलेशन में। अब अगर हम सॉल्यूशन के रिलेशन में इसकी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन करें, किसके रिलेटिव? सॉल्यूशन के रिलेटिव। ठीक है, तो सॉल्यूशन के रिलेटिव इसकी कंसंट्रेशन को कैसे निकालेंगे बताओ? रिलेटिव टू सॉल्यूशन। तो बताओ स्टूडेंट सॉल्यूशन कितना है आपके पास? अरे सॉल्यूशन कितना है चेक करो। सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इक्वल टू सॉल्यूशन। तो सॉल्यूशन अपने पास कितना हो गया? 50 प्लस 100 इक्वल टू 150 ग्राम सॉल्यूशन ऑब्टेन होगा कि नहीं होगा? सॉल्यूशन तो 150 ग्राम होगा आपके पास। अब इस सॉल्यूशन के रिलेटिव आप सॉल्यूट की अमाउंट निकाल दो, कंसंट्रेशन आपको पता लग जाएगी सॉल्यूशन की कितनी है। तो इसको चेक करके तो स्टूडेंट सोच रहे हैं कि सर ये तो 1/3 आ रही है। कितनी आ रही है? 1/3। तो सही है भाई, 1/3 ही आएगी। कैसे निकालेंगे? यही तरीका है अपने पास। कितना? 50 ग्राम ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई 150 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। कितनी आई कंसंट्रेशन? 1/3। भाई सॉल्यूशन के रिलेटिव में कंसंट्रेशन 1/3 है और सॉल्वेंट के रिलेटिव में कंसंट्रेशन हाफ है। तो इस तरह से आप किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हो। समझ आ रही है ना आ रही है स्टूडेंट्स? तो देखो कंसंट्रेशन जो होती है स्टूडेंट्स वो डिफरेंट टाइप की होती है। डिफरेंट टाइप की कंसंट्रेशन को आप डिफरेंट टाइप की 7 और 8 टाइप्स की कंसंट्रेशंस होती हैं जिनको आपको स्टडी करना होता है, जैसे नॉर्मलिटी, फॉर्मलिटी, मोलिलिटी, मोलरिटी, मोल फ्रिक्शन। ठीक है ना, WV, VV, परसेंटेज वैल्यूज़, ये बहुत से टाइप्स की कंसंट्रेशन हैं। इन सारी कंसंट्रेशंस में से सबसे इम्पॉर्टेंट कंसंट्रेशन होती है स्टूडेंट्स मोलरिटी। कौन सी? मोलरिटी। इसको हम कैपिटल M से डिनोट करते हैं और इस मोलरिटी का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? मोल पर लीटर। इसकी यूनिट होती है ये। ठीक है, तो ये भी एक कंसंट्रेशन है। मोलरिटी भी एक क्या है? कंसंट्रेशन। ठीक है ना। तो स्टूडेंट्स आप ढंग से चेक करो इनको, और एक बार इनको सबको चेक करने के बाद आप चाहें तो इनको नोट कर सकते हो, देख सकते हो, नोट करना चाहिए और आपको सीखना भी चाहिए कि किस तरह से हम किसी भी कंसंट्रेशन को डिटरमाइन कर सकते हैं। ठीक है ना। तो मोलरिटी के बारे में मैं आपको और आगे एक्सप्लेन करूंगा। टिल देन ओके स्टूडेंट्स, गुड बाय।